will solve 5 SCRT क्वेश्चन आपके सामने हैं। निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का इंडियन स्पोर्ट्स हाउस का व्यापारिक लाभ हानि तुलन पत्र तैयार करना है और यहाँ पर तुलन पत्र का टोटल है वो आपके सामने है 5,69,400 रुपए और दोनों तरफ के बिल्कुल ठीक है। ये कहीं पर राशि का कोई त्रुटि नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देखेंगे आप तलपट के डेबिट में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर प्राप्त सब जुड़ा हुआ है, ये एक मिसप्रिंट है, ये प्राप्त यहाँ पर नहीं होगा। बस प्राप्त बट्टा तो इधर होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन टोटल में मैंने चेक कर लिया था, टोटल यहाँ पर डेबिट का 2,000 रुपए की जरूरत है। इसका मतलब ये जो बट्टा है ये बट्टा व्यय है, मतलब बट्टा दिया है, प्राप्त नहीं है। बस इतना ही गलती है, बाकी कोई त्रुटि नहीं है। आप समायोजन देख पा रहे होंगे, समायोजन आपके सामने है। अंतिम स्टॉक 45,000 रुपए तलपट के बाहर है। यह हम जानते हैं कि तलपट के बाहर यदि दिया हुआ है तो वह व्यापारिक खाते में क्रेडिट में लिखा जाएगा। फिर संदिग्ध ऋण के लिए देनदारों पर 2% की दर से प्रावधान बनाएं बोला है, तो 2% की दर से हम प्रावधान करेंगे देनदारों पर। फिर फर्नीचर तथा फिक्चर्स पर 5%, स्थायी संपत्ति मूल्य राशि गणना करनी है, मशीनरी तथा संयंत्र पर 6% और मोटर कार पर 10% की दर से हमें पास लगाना है। ठीक है, चौथा नंबर पर देखिए, चौथा नंबर वाला भी एक नया है समायोजन नंबर 2 की तरह। 1 अक्टूबर 2016 को 30,000 रुपए की एक मशीन क्रय की गई, तो इसमें जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो इस मशीनरी एवं संयंत्र में आप देखेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। इस 1 लाख में क्योंकि 31 मार्च का 2017 का तलपट है और यहाँ पर 2016 को अक्टूबर में ये खरीदा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा सा इसमें नया है। तो 1 लाख का 30,000 रुपए पे हम सिर्फ अक्टूबर से मार्च तक का मूल्य राशि की गणना करेंगे और शेष जो 70,000 रुपए होगा उस पर पूरे वर्ष का मूल्य राशि करना है। ये एक नया है। प्रबंधक को निवल लाभ पर 10% का कमीशन दिया जाएगा और कमीशन 2 कंडीशन होते हैं, एक होता है से पूर्व और के पश्चात। तो यहाँ पर के पश्चात है, ठीक है, तो के पश्चात की दशा में हम जो परसेंटेज है वो लगाएंगे और उसका जो सूत्र था उसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सवाल आपको समझ में आ गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम प्रारंभिक व्यापारिक खाता बनाते हैं। व्यापारिक खाता में हम प्रारंभिक रहतिया को लेते हैं। इस क्वेश्चन तो हम प्रारंभिक रहतिया को हम यहाँ लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे हम हाईलाइट कर रहे हैं एक एक चीज को। तो यहाँ पर आप देखिए 25,000 रुपए आरंभिक रहतिया लिखा है, ठीक है। उसके नीचे क्रय लिखा हुआ है 1,80,000 रुपए, इसे भी हम लेंगे। क्रय वापसी अगर क्रेडिट में होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। क्रय वापसी लिखा हुआ है 2,000 रुपए का, तो 1,80,000 में हम 2,000 रुपए स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो 1,78,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें क्रेडिट तरफ पे लेना है विक्रय। आप विक्रय देख रहे होंगे 2,76,000 रुपए, 2,76,000 रुपए और वापसी यहाँ पर दिया हुआ है। विक्रय वापसी देखिए ठीक ऊपर दिया हुआ है 7,000 रुपए। तो 7,000 रुपए हम 2,76,000 में घटा देंगे तो 2,78,000 रुपए में आ जाएगा यहाँ पर शुद्ध विक्रय, ठीक है। तो इतनी चीजें हम पहले ले लेते हैं। यहाँ 25,000 रुपए हम यहाँ लिख देते हैं प्रारंभिक रहतिये में। फिर क्रय हुआ है 1,80,000, तो क्योंकि वापसी भी है तो इसको हमें कॉलम के भीतर ही रखना है 1,80,000 रुपए। और वापसी जो है विक्रय वापसी देखा हमने हाईलाइट किया हुआ है 2,000 रुपए दिया हुआ है, तो इसको हमें इसे घटा देना है। ये तो हो जाएगा 1,78,000 रुपए। विक्रय ले लेंगे हम, विक्रय भी उसी तरह से जो विक्रय दिया हुआ है वो 2,76,000 रुपए। विक्रय वापसी दिया हुआ था 7,000 रुपए का, तो हम यहाँ पर वापसी को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,69,000
रुपए। तलपट के बाहर अंतिम स्टॉक दिया हुआ था, पहले नंबर पर आपने देखा होगा 45,000 रुपए। ओके, 45,000 रुपए हमने यहाँ पर ले लिया। अब प्रत्यक्ष व्यय में हम देखेंगे क्या दिख रहा है हमको। प्रत्यक्ष व्यय में मजदूरी यहाँ पर दिख रहा है हमें 10,000 रुपए ले लेंगे बाहर, क्योंकि इससे संबंध में कोई समायोजन नहीं है, तो सीधे हम इसे राशि के कॉलम में लिख सकते हैं। यहाँ पर अब योग करने की बारी आती है, योग कर देंगे तो क्रेडिट का योग हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3,14,000 रुपए का टोटल हो रहा है, जबकि जो डेबिट पक्ष का टोटल है वो 2,13,000 रुपए है। तो 3,14,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रेडिट शेष आएगा और सकल लाभ आएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसका भी टोटल जो है 3,14,000 लिख लेते हैं, और इसमें से जो 2,13,000 है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमें सकल लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। 1,01,000 रुपए यहाँ पर सकल लाभ की प्राप्ति हो गई, जो हमें व्यापारिक खाते में हस्तांतरित करनी है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष व्यय हैं, सारे व्ययों को और आयों को हम लाभांश ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट में आहरण। आहरण जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, पूंजी से घटता है आहरण। आहरण यदि यहाँ पर समायोजन में दिया होता तो हम इसे अवश्य लाभांश खाते में लेते, लेकिन ये तो तलपट में ही है, तो इसलिए पूंजी से वो एडजस्टेड है, तो इसको हम नहीं लेंगे। देनदार संपत्ति है, डूबत ऋण। यहाँ पर हम देखेंगे डूबत ऋण कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए, और समायोजन में दिया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 2% दर से प्रावधान भी करना है, और कोई किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त समायोजन या अतिरिक्त डूबत ऋण नहीं है समायोजन में। यहाँ पर हमें डूबत ऋण 1,000 रुपए दिया हुआ है। हाँ, पुराना जो समायोजन है वो हम ज्यादा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुराना समायोजन, गत समायोजन जो है वो 4,000 रुपए लिखा हुआ है, तो ये कुछ ज्यादा है अमाउंट। और डूबत ऋण 1,000 है, और 2% का हमको देनदारों पर प्रावधान करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पुराना गत प्रावधान है वह 4,000 रुपए है, इसलिए इसमें संभावना बनती है कि यह लाभ हानि खाते के डेबिट में जैसा सामान्य तौर पर लिखाता है इसके स्थान पर ये क्रेडिट में जाए। तो हम करके देखेंगे, और ये विविध देनदार जो है ये आप दिख रहे होंगे 80,000 रुपए है। यहाँ पर 80,000 पे ही हमें 2% का प्रावधान करना है। 1,000 रुपए का डूबत ऋण दिया हुआ है, तो 1,000 रुपए हम ले लिए डूबत ऋण जो तलपट में दिया हुआ है। अतिरिक्त डूबत ऋण समायोजन में जो रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो शून्य है, तो हम जोड़ करके यहाँ पर राशि करेंगे तो ये 1,000 होगा। अब हमें चालू वर्ष का प्रावधान करना है, तो चालू वर्ष का प्रावधान 80,000 रुपए विविध देनदार है। 80,000 पर हमें 2% का प्रावधान करना है। बहुत ही आसान है, 8 दूनी 16, 2 शून्य हम कम कर देंगे तो 1,600 रुपए होते हैं। ये चालू वर्ष का प्रावधान जो हम तुलन पत्र में लेंगे। अब 1,000 रुपए में 1,600 रुपए जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 2,600 रुपए। अब इसमें हम ये 2,600 रुपए होना चाहिए प्रावधान का, लेकिन पिछला जो प्रावधान है तुलन पत्र में वो ऑलरेडी तुलन पत्र में दिया हुआ है 4,000 रुपए। ओके, 4,000 रुपए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान दे रखा है जो ज्यादा है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह राशि नकारात्मक होगी, यानी ऋणात्मक होगी। तो इसलिए इसे हम डेबिट में लिखने की बजाय इस सवाल में क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि गत प्रावधान जो है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है वो है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए से जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस तो करेंगे 4,000 से, लेकिन चूंकि हम 2,600 से माइनस 4,000 कर रहे हैं तो ये ऋणात्मक होगा, इसलिए हमने पक्ष यहाँ पर बदल दिया। यही यहाँ पर यूनिक है, इसी को आपको सीखना है। नहीं तो अगर ये 4,000 सपोज यहाँ पर 2,600 की जगह में 4,000 होता और नीचे अगर 2,600 होता तो ये 1,400, फिर पक्ष बदल जाता, ये पूरा का पूरा डेबिट में होता। क्योंकि गत प्रावधान से ये कम है इसलिए हमें 1,400 रुपए का फायदा है, ना कि नुकसान, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिख रहे हैं। आई होप
टू अंडरस्टैंड द इश्यू। ठीक, अब हम देखेंगे जो दूसरे व्यय हैं उनको हम गौर करेंगे क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर है व्यापारिक व्यय 2400 रुपए। छपाई दो ले लेते हैं, छपाई व लेखन सामग्री 2000 रुपए। तो व्यापारिक व्यय 2400 रुपए व्यापारिक व्यय और छपाई 2000 रुपए। फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है किराया दर व कर 5000 रुपए, फिर भाड़ा 4000 रुपए। अभी आंतरिक भाड़ा होता तो यह व्यापारिक खाते में जाता, लेकिन केवल भाड़ा लिखा हुआ है तो किराया दर व कर 5000 और भाड़ा 4000। तो अगले क्रम में हम यहां पर लिख देंगे किराया कर व दर 5000 और भाड़ा 4000। अब अगला बढ़ेंगे हम फर्नीचर व फिक्चर्स। ये तो संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, मशीनरी तथा संयंत्र 1 लाख रुपए, जिसमें 30,000 का 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है। यह भी संपत्ति है। कापी विपत्र यह चल संपत्ति है। फिर मजदूरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हस्तस्थ रोकड़ 6000 यह भी चल संपत्ति है। यहाँ पर बट्टा है ना, ये प्राप्त को हम तो सुधार दिए, तो बट्टा जो है हमें 2000 रुपए ये देय बट्टा है या व्यय वाला बट्टा है, तो हमें यहाँ इसको बट्टा को लिखना है। फिर उसके बाद विनियोग और मोटर कार है तो केवल बट्टा 2000 लिख लेंगे और उसके बाद हम समायोजन की तरफ चलेंगे। तो हम ह्रास को देखें सबसे पहले, तो फर्नीचर तथा फिक्चर्स पर 5% की दर से ह्रास बोल रहा है। तो फर्नीचर एवं फिक्चर्स जो संपत्ति है उसे हम कैसे लेंगे। तलपट में देखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 रुपए। इस पर हमें 5% का कैलकुलेशन करना है। तो 5 दूनी 10, 2 शून्य हम कम कर देंगे तो 1000 रुपए की राशि यहाँ पर आ जाती है। मशीनरी एवं संयंत्र देखेंगे हम 1 लाख रुपए का है। इस 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए का 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है। 70 अलग 30 अलग, ये यहाँ पर सीखने वाली बात है। मशीनरी पर हमें लगाना है 6%, 6% की दर से ह्रास। तो सबसे पहले हम 70,000 रुपए को अलग कर दे रहे हैं, जिस पर हमें पूरे वर्ष का निकालना है। इस पर कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 छंग 42, 2 शून्य हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4200 रुपए। ये आ गया पूरे वर्ष का। अब जो 30,000 रुपए समायोजन में लिखा हुआ है कि वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो आप अगर काउंट करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 6 महीने ही होते हैं। तो हमें इस 30,000 पर 6% लगाना है, लेकिन सिर्फ 6 माह का हमें कैलकुलेशन करना है। तो 6% लगाएंगे, 6 तिया 18, 1800 रुपए माना 1800 रुपए आ रहा है। अगर 1800 रुपए पूरे वर्ष का है वो होगा 900 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5100 रुपए जो है मशीनरी पर ह्रास हो गया। इस 1 लाख पे 5100 रुपए घटाकर ही हमें इसे तुलन पत्र पर दिखाना होगा। ये यहाँ पर एक नया था इस सवाल में समायोजन में। फिर एक और मोटर कार बच गया है, तो हम मोटर कार देख लेते हैं। मोटर कार 51,000 रुपए की राशि दी हुई है यहाँ पर, और इस पर अगर 10% दर से ह्रास लगाएं तो 51,000 पे 10% लगा देंगे तो सिर्फ हमें केवल 1 शून्य ही तो कम करना है, या तो 5100 रुपए आया। ठीक है, मशीनरी पर भी टोटल ह्रास जो है 5100 और ये भी 5100, तो 10,200 हो गए और 1,000 और, तो कुल ह्रास हो गया 11,200। ओके, ठीक है। अब जो अंतिम समायोजन जो हमें आज इस क्वेश्चन में सीखना है वह क्या है, वह है प्रबंधक को निवल लाभ का 10% कमीशन देना है, मैनेजर को देना है कमीशन, लेकिन के पश्चात के लाभ पर, मैंने 10% के पश्चात पर। अब हमें याद होगा कि हमने जब इसको क्वेश्चन को देखा था तो यहाँ पर अब हमें निवल लाभ निकाल लेना चाहिए पहले। तो यहाँ पर हम टोटल लगा लेंगे, देख लें आप 1,02,400 रुपए का कुल टोटल आ रहा है, और जब सारे व्ययों का यदि हम टोटल करें तो यहाँ पर हो रहा है 26,600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 26,600 को 1,02,400 में से घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 75,800 रुपए। अब 75,800 रुपए पर मैनेजर को कमीशन देना है 10%,
तो इसमें बोला है के पश्चात। अब जब के पश्चात आता है तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें 10/110 100 जो प्रतिशत का है प्लस 10% का जो इसमें कमीशन के पश्चात यहाँ पर जब देता है। लेकिन यदि मैनेजर के कमीशन से पूर्व के लाभ पर अगर होता तो हमें 10/100 रखते, लेकिन यहाँ पर के पश्चात है तो हमें लगाना है 10/110। ठीक है, अभी हमने जो निवल लाभ लिखा है उस निवल लाभ को हमने सिर्फ मैनेजर के कमीशन के लिए ही कैलकुलेट किया है कि अभी इसको घटाने के बाद ही हम लेंगे। तो इस प्रकार से 75,800 रुपए आया। 26,600 में जब हम 1,02,400 में से घटाए तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6,891 रुपए। और ये मैनेजर का कमीशन चूंकि निवल लाभ पर दिया जाता है तो इसलिए अदत्त मैनेजर का कमीशन है, इसे हम दायित्व के रूप में भी तुलन पत्र में लेंगे। तो यहाँ पर हमने कमीशन लिख दिया। तो जो हमारा 75,800 आया था पूर्व का, उसमें ही हम 6,800 रुपए और माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा शुद्ध लाभ, निवल लाभ। तो हम उसे घटाने के बाद ये आ जाएगा 68,909 रुपए। ये हो गया निवल लाभ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन डन हुआ, मैं शेयर कर रहा हूं। अब हम चलेंगे तुलन पत्र की तरफ। तुलन पत्र हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम सारे मदों को यहाँ पर देख लेंगे। जिन जिन मदों को हमने छोड़ रखा है उन मदों को ही यहाँ पर ले हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर देखिए आप आहरण है, तो आहरण तो दायित्व का मद है। तो हमें सबसे पहले परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे विविध देनदार। ओके, विविध देनदार 80,000 रुपए है। 2% का हमने उस पर संचय का प्रावधान किया हुआ है। तुलन पत्र में हम ले लेंगे सबसे पहले परिसंपत्तियों को। हम जब लेंगे तो उसमें विविध देनदार 80,000 रुपए आया था, तलपट में दिया हुआ है 80,000 रुपए। अब उसमें हमको जो हमने प्रावधान किया है नया किया हुआ है 1,600 रुपए, तो ये उसमें से घट जाएगा। घटने के बाद ये राशि आ जाएगी 78,400 रुपए। 78,400 रुपए को हम यहाँ पर संपत्ति पक्ष में जो उसको राशि कॉलम में लिख दिया। तो फिर उसके बाद आ रहा है स्थायी संपत्ति में दिया हुआ है, देखिए फर्नीचर और फिक्चर्स 20,000 रुपए। फर्नीचर एवं फिक्चर्स 20,000 रुपए। और आपको याद होगा हमने फर्नीचर और फिक्चर्स पर ह्रास का कैलकुलेशन किया था 5%। ठीक है, तो 1,000 रुपए इसका ह्रास आया था। तो हमें यहाँ लेना है फर्नीचर एवं फिक्चर्स पर की राशि 20,000 रुपए और मूल्य ह्रास हमें माइनस करना है। इस पर ह्रास की राशि 1,000 रुपए जो हमने तलपट में ली है तो उसे हम 1,000 रुपए को माइनस कर देंगे तो ये 19,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें अगला मशीनरी व संयंत्र दिया हुआ है। तो मशीनरी व संयंत्र 1,00,000 रुपए का था स्टूडेंट, और उस पर हमने मूल्य ह्रास की कैलकुलेशन किया था। तो 30,000 रुपए जो वर्ष के मध्य में खरीदा था उस पर हमने अलग कैलकुलेशन किया था, आपको याद होगा। और 70,000 रुपए की राशि पर अलग कैलकुलेशन किया था। तो 30,000 रुपए पर हमने कैलकुलेशन किया था 6 महीने का, तो 900 रुपए आया था। तो कुल जो मूल्य ह्रास है वो 5,100 है। तो 5,100 को हम 1,00,000 रुपए में से माइनस कर देंगे तो 94,900 94,900 रुपए पुस्तक मूल्य आ जाएगा मशीनरी का। तो मशीनरी और संयंत्र होने के बाद जब आगे रहेंगे यहाँ पर देखेंगे प्राप्य विपत्र, ये चल संपत्ति है। प्राप्य विपत्र 14,000 रुपए। तो हमें यहाँ पर प्राप्य विपत्र 14,000 ले लेना है। ओके, प्राप्य विपत्र देखिए चल संपत्ति में लिखेंगे हम, सीधे सीधे 14,000 रुपए हम लिख दे रहे हैं। अंतिम स्टॉक जो तलपट के बाहर 45,000 रुपए दिया हुआ है। अब ये तो लेना ही है, चाहे वो तलपट के भीतर हो चाहे बाहर हो, तो चल संपत्ति मानना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे विनियोग दिया हुआ है 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए का हमें विनियोग लिख लेना है इसमें, ये 40,000 रुपए। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मोटर कार। मोटर कार लिखा हुआ है 51,000। इस पर हमने 10% की दर से ह्रास निकाला था। तो ह्रास की राशि को हम यहाँ पर मोटर कार ले लेंगे पहले 51,000 रुपए, और उसमें हम 10% मतलब 5,100 रुपए का जो मूल्य ह्रास लिखे हैं उसको हमें कर देना है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45,900 रुपए पुस्तक मूल्य। अन्य संपत्तियां और कुछ नहीं है, हस्तस्थ रोकड़ बस बच गया है।
तो हस्तस्थ रोकड़ हम देख लेते हैं, हस्तस्थ रोकड़ 6,000 रुपए। ओके, तो 6,000 रुपए को हम हस्तस्थ रोकड़ में लिख देंगे चल संपत्ति, यानी परिसंपत्तियों का टोटल राशि का योग करने की बारी है, क्योंकि और कोई संपत्ति नहीं है। इस प्रकार से 3,43,200 आ रहा है। अब हम आते हैं देयताएं और पूंजी के पक्ष में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अधिविकर्ष है 12,000 रुपए, ये हमारा चल दायित्व है। तो हमने लिख दिया बैंक अधिविकर्ष 12,000 रुपए लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट हमें बढ़ना है आगे, है विविध लेनदार 60,000 रुपए लिखा हुआ है, तो इसे भी हम चल दायित्व ही मानेंगे और 60,000 रुपए को हम यहाँ पर लेनदार में लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है देय विपत्र, देय विपत्र लिखा हुआ है 15,400 रुपए। और इस प्रकार से अब आई पूंजी की बारी। तो पूंजी यहाँ पर देखेंगे आप 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, पहले नंबर पर ही है ये पूंजी। तो पूंजी को हमें 2 लाख रुपए ले लेना है और उसमें हम निवल लाभ, जो हमारा निवल लाभ आया था 68,909 रुपए, तो निवल लाभ इसमें जुड़ता है स्टूडेंट। और जुड़ने के बाद यह जो राशि है, यह राशि हो जाएगी 2,68,909 रुपए। इसमें आहरण दिया हुआ है 20,000, तो आहरण को क्या करना है, आहरण को इस राशि से कर देना है माइनस, क्योंकि ये पूंजी को कम करता है। ठीक है, तो 20,000 रुपए इसमें से घट जाएगा, तो 2,48,909 रुपए हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखना है। यहाँ पर इस सवाल में जो हमने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया था, जो के पश्चात के लाभ पर था, 6,891 ये जो ऊपर दिया हुआ है, इसे हमें अदत्त मैनेजर का कमीशन के रूप में दायित्व में चल दायित्व में ही इसे लेना है 6891। ठीक है, इस प्रकार से हमने राशि लिख दिया है। अब हम योग कर लेते हैं। टोटल करने के बाद ये आ गया 3,43,200 रुपए। ओके, और यह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर परिसंपत्तियों का योग देयताओं के योग से ये मैच कर गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है और यही जो उत्तर है। ठीक है, बुक में भी यही उत्तर है। आप देखेंगे सकल लाभ, आप देख पा रहे होंगे सकल लाभ जो है 1,01,000, निवल लाभ 68,909 रुपए और जो तुलन पत्र का योग है वह है 3,43,200। इस प्रकार से ये जो मैच है ये बिल्कुल मैच है। और प्रबंधक का कमीशन भी 6,891 बिल्कुल 10/110 कर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट।